आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने सोल्यूशंस भी अच्छे से देख रहे होंगे सारे के सारे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए एनसीईआरटी सोल्यूशंस। सो आपको पता है कि यार आपको बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से ही पढ़नी है ना। और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो इस न्यू अपडेटेड सिलेबस के अंदर जो अलग से टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना, वो भी आपको आपको पुरानी एनसीईआरटी भी छोड़नी नहीं है और एकदम से ऐसे भी नहीं करना है कि एकदम न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पुरानी एनसीईआरटी वाले ही गिवन है सिलेबस के अंदर। तो सिलेबस को थोड़ा ध्यान से करके फिर करना है यार। और क्योंकि इस साल पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सिलेबस को देखते हुए, तो इसीलिए बच्चों आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप एक एनसीईआरटी का तो एक भी चीज़ ना छोड़ के जाएं, चाहे फिर वो थ्योरी हो चाहे फिर वो एनसीईआरटी के सोल्यूशंस हो, कुछ भी हो, आपको एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। सो यस बच्चों, इसी के लिए हमने आप लोगों के लिए चला रखी एक सीरीज जिसके ऊपर हम एनसीईआरटी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हर एक चैप्टर के। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग ईच एंड एवरी वीडियो, है ना। अब तक आप देख पा रहे हो बहुत सारे चैप्टर्स की हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टुडेज वीडियो एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर एनसीईआरटी सोल्यूशंस करते हैं। मेरा नाम है एकता सोनी और मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ इस चैनल के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है डिफाइन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेट ग्रोथ, मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। यार देखो हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है। अब ग्रोथ का मतलब यार देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे साइज में, तुम्हारे क्या मतलब किसी भी सेल के साइज में अगर परमानेंट इंक्रीज हो जाए, ऐसा इंक्रीमेंट कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि वो इरिवर्सिबल चेंज हुआ है उसके सेल के साइज में या ऑर्गन में या उसके बॉडी पार्ट में, कहीं पर भी वो एक इरिवर्सिबल चेंज आया है। तो अगर कहीं पर इरिवर्सिबल चेंज आता है, ये क्या होती है, सबसे पहली बात ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। साथ ही साथ में ये जो होता है परमानेंट इंक्रीज होता है, परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन। ओके, सो यहाँ पर जो है साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये किसी भी पार्ट के अंदर या फिर किसी भी इंडिविजुअल सेल का अगर परमानेंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको ग्रोथ बोल देते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपकी ग्रोथ जो होता है बेटा वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बेटा वो सेल के अंदर ही हो रही होती है ना। तो ग्रोथ इज सप्लीमेंटेड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ड्यू टू दी एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो ग्रोथ भी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं निकल रही होगी, डेवलप नहीं हो रही होगी, तुम खाना खा के तुम्हारी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन करते हुए एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रही होगी, तो हाउ कैन यू से दैट की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ होने के लिए सबसे पहली बात वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए, परमानेंट इंक्रीज होता है साइज के अंदर, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो बॉडी पार्ट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल सेल हो। एंड साथ साथ में ग्रोथ जो होती है वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकती, और वो एनर्जी आपको मिल जाती है बेटा आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो आपकी सेल में चल रही हैं, जो भी आपकी बॉडी में सेल के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं, दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, नंबर 2 इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यार देखो आपको पता है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उसमें एक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि डिवाइड करने की, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डिवीजन कर सकती है। तो ये डिवाइड करेगी, फिर ये डिवाइड करेगी, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो दो तरीके से डिवाइड कर सकती हैं। एक तरीका ऐसा कि अगर वो उसने डिवाइड किया, उसने 2 सेल्स बनाई, नंबर 1, नंबर 2, दोनों सेल्स वापस आगे जाके अपनी पेरेंटल नेचर को खोती नहीं है, वो वापस डिवाइड करना शुरू करती है। मतलब उनका पेरेंट यानी उनकी जो पेरेंट सेल थी वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की थी, यानी डिवाइडिंग नेचर की थी, तो आगे आने वाली सेल्स भी डिवाइडिंग नेचर की ही होगी। तो ये तो होता है कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक फ्लो। और एक होता है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो 2 सेल बनाती है, 2 सेल के अंदर से एक सेल जो होती है वो मेरिस्टेम रह जाती है और दूसरी सेल परमानेंट बन जाती है। मतलब वो अपने डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती है। और जब वो डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती है बच्चों, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये मेरिस्टेम जो होती है वो परमानेंट में चेंज हो गई। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो थी वो क्या हुआ, इसने मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवीजन करके 2 सेल्स बनाई, एक मेरिस्टेमेटिक सेल थी, एक परमानेंट सेल थी। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक कहीं यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ऊपर वाली हो गई, फिर नीचे परमानेंट वाली सेल हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो देखो इसका फ्लो चार्ट चल ही रहा है, जैसे कि इसकी पेरेंट सेल थी वैसे की वैसे ये सेल, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए। बट फिर जो परमानेंट सेल थी वो क्या हुआ कि अपने डिवीजन करने की कैपेसिटी खो दी उसने। तो जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती है उसको हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, उस प्रोसेस को। तो मैं इसको बोल दूंगी डिफरेंशिएशन। जहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने अपनी कैपेसिटी डिवीजन की खोकर एक पर्टिकुलर
काम वो करने लग गई, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग गई है, दैट मीन्स कि वो परमानेंट हो गई है। तो परमानेंट अगर हो गई है मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट अगर वो हो गई है तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है बेटा जी वो क्या होता है, ऑल द चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गो थ्रू, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे आप प्लांट ले लो, प्लांट छोटा सा होता है, फिर छोटे से लेकर जब वो इतना बड़ा बन जाता है कि उसमें लकड़ी भी आने लगती है उसके स्टेम के चारों तरफ, तो उसमें चेंजेस आए हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म अगर जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको हम चेंजेस बोल सकते हैं, डेवलपमेंट को कुछ भी नहीं है, चेंजेस जो कि थ्रू आउट द लाइफ आते हैं, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो उसको हम चेंजेस को डेवलपमेंट बोल देते हैं। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में बदल गई है। अब ये परमानेंट सेल आगे जाके इसको फिर से सोचती है कि नहीं यार, अपन तो अपना पेरेंटल कैरेक्टर खो के आ गए, अपन को तो अपना कैरेक्टर तो डिवीजन करने का था, हमें तो फिर से डिवीजन करना चाहिए। तो ये परमानेंट सेल जाएगी और फिर से डिवीजन करने लगेगी, मतलब ये डिवाइड करेगी और फिर से 2 सेल्स बनाएंगी कुछ इस तरीके से। तो ये डिवीजन करने की कैपेसिटी जब खुद में वापस से ले आए तो दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, ओके। एंड रीडिफरेंशिएशन अगेन, कि अगर ये परमानेंट जो थी वो मेरिस्टेम बनी और मेरिस्टेम बन के फिर से इसके मन में आई कि भाई नहीं नहीं, हमको तो फिर से परमानेंट ही बनना है, तो ये डिवाइड करके यहाँ पर एक मेरिस्टेम रहेगा, दूसरा परमानेंट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से फिर से सीन होता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल, दिस इज वन मेरिस्टेमेटिक सेल, ये डिविजन करके एक परमानेंट बन जाती है, डिविजन करके परमानेंट बन जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड जब परमानेंट सेल वापस से अपनी कैपेसिटी ले आती है डिवीजन करने की अगर कैपेसिटी परमानेंट सेल वापस ले आती है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक फिर से बन जाती है, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है वो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यही मेरिस्टेमेटिक सेल वापस डिवीजन करती है और फिर से परमानेंट बन जाती है, अपने कैपेसिटी खो देती है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये वाली प्रोसेस को हम बोल देते हैं रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तीनों आपको चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी परमानेंट बनाएगा, फिर प्राइमरी परमानेंट जो होता है बेटा डिवाइड हो जाता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से सेकेंडरी परमानेंट बनाता है। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होते हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ एक्चुअली क्या होगी बेटा, कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी टू ग्रो फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही अगर वो ग्रो कर पाए तो दैट इज अ डिटर्मिनेट ग्रोथ। व्हाट इज अ डिटर्मिनेट ग्रोथ भाई, अगर देखो डिटर्मिनेट का मतलब होता है डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि डिटर्मिनेट मीन्स एकदम निश्चित, फिक्स्ड है दैट मीन्स, राइट। तो डिटर्मिनेट का मतलब होता है निश्चित यानी कि फिक्स्ड। हम क्या बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ सेल, कोई भी सेल हो, कोई भी टिश्यू हो, है ना, उसकी वो एबिलिटी जिसमें वो इतना ग्रोथ कर पाए कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो ग्रो कर पाए, उसके बाद में वो ग्रो ना कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेट ग्रोथ। एंड मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट की बात करें तो मेरिस्टेम जो होता है वो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल, मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं वो, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, डिवीजन करने की कैपेसिटी अपने अंदर नहीं मतलब बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवीजन कर रहे होते हैं। एंड ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट क्या होता है, आपको पता है रेट का मतलब हमेशा पर यूनिट टाइम होता है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ने कितना ग्रो किया है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट, है ना। तो हमारा बोल सकते हैं कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम हम इसको बोल देते हैं ग्रोथ रेट को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाई इज नॉट वन पैरामीटर गुड इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो यार, वाई इज नॉट any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant। तो ग्रोथ क्या होता है कि आपको पता है ग्रोथ क्या होता है, एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ एन इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। अगर मान लो एक सेल का जो अंदर का मटेरियल था, जो प्रोटोप्लाज्म था, वो अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको हम बोल देते हैं कि ग्रोथ हो गया है ना, ग्रोथ हो गया है। तो अगर बेटा जी हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर करें तो इट इंक्लूड्स सेवरल पैरामीटर्स, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ किस किस वजह से हो सकती है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो भी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ है
सिंपल सी बात है, अगर हाइट इंक्रीज हुई तो सेल का प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ है। साथ में वेट इंक्रीज होता है तो भी ये ग्रोथ होता है। साथ में नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहा होता है। साथ में जो आपके लेंथ होता है वो भी इंक्रीज होता है, एरिया होता है अगर वो भी इंक्रीज होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू डिमॉन्स्ट्रेट एनी वन पैरामीटर ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे पास में, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली अरिथमेटिक ग्रोथ। देखो यार, अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि आपको पता है अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये एक सेल है, डिवाइड करने की कोशिश करती है, डिवाइड करती है, इसमें से क्या होता है ये 2 सेल बनाती है, जिसमें से ओनली वन डॉटर सेल, खाली एक डॉटर सेल होती है जो कंटिन्यू करती है डिवाइड करने का, वाइल दी अदर जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। वैसे सेम चीज़ बताया मैंने कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने सोचा कि चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसने सोचा कि एक तो मेरिस्टेमेटिक बनेगी और एक परमानेंट बन जाएगी, मतलब एक डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो अपना फंक्शन करने लगेगी और अपन बाकी की जो है वो अनडिफरेंशिएट ही रहेगी, है ना। बाकी की सारी सेल्स जो रहेंगी वो अनडिफरेंशिएट ही रहेगी, अनडिफरेंशिएटेड ही रहेगी, राइट। तो ये होता है हमारे पास में अरिथमेटिक ग्रोथ का सीन। अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट बना रही है। और सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन अगर अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो बच्चों इसके अंदर जो रूट होती है, रूट जब कॉन्स्टेंट रेट से इलोंगेट करती है, लेंथ अपनी इंक्रीज करती है, तो जब रूट में एक पर्टिकुलर डिवीजन हो रहा होता है तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक सेल भी बनाती हैं, साथ में परमानेंट भी बनाती हैं। तो अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर अपन बात करें तो बेटा इसका ना एक मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन भी दिया जाता है कि एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। हम बोलते हैं कि एल टी जो होती है ये एक टी टाइम पर लेंथ होता है। लेंथ किस टाइम पर होती है? लेंथ ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो टाइम टी के ऊपर कोई लेंथ कितनी आई, और ये था एल जीरो। क्या होता है कि लेंथ टाइम जीरो के ऊपर अगर अपन टाइम को जीरो मान ले तब लेंथ कितनी होती है, तो उसको हम एल जीरो बोल देते हैं। आर को हम बोल देते हैं ग्रोथ रेट, की एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है, इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम या ग्रोथ पर यूनिट टाइम, है ना। इसके लिए आप ग्राफ देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है कि यहाँ से इस तरीके का ग्राफ दिया जाता है कि अगर अपन बात करें हाइट ऑफ द प्लांट की, कि प्लांट जो है उसका लेंथ, उसकी बात करें, हाइट ऑफ द प्लांट जो होता है वो टाइम के साथ में इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक ग्रोथ। एंड आगे अपन बात करें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या होती है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है बेटा जी इनिशियल, यहाँ पर एक आपके पास ग्राफ आता है जो कि सिग्मॉइड कर्व होता है, जो कि आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, है ना। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है कि आप ना शुरू में तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक एक्सपोनेंशियल फेज आता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ती है, फिर उसके बाद में ग्रोथ जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल आ जाती है ना, वो स्टेबल ग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में 3 फेजेस आती हैं इस ग्राफ की। तो सबसे पहले आप देखेंगे लैग फेज आता है, दूसरा अपने पास में आता है एक्सपोनेंशियल फेज, है ना, ये आता है, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे स्टेशनरी फेज, मतलब यहाँ पर आके ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो गई, दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास में ग्रोथ बहुत कम होती है लैग फेज पे, एंड एक्सपोनेंशियल फेज जो होती है जिसको अपन लॉग फेज भी कहते हैं, इसको हम लॉग फेज भी कहते हैं, यहाँ पर ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। एंड थर्ड वन इज स्टेशनरी, जहाँ पर कुछ भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था, सिंपल बहुत कम ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा स्टेशनरी हो जाता है, वो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा होता है। तो कुछ इस तरीके से वापस वहाँ पर स्लो डाउन क्यों हो गया ग्रोथ, क्योंकि उसको जो मटेरियल मिल रहा था, जैसे कि अगर आप बाहर से कोई न्यूट्रिशियस मीडियम हम डाल रहे थे तो वो मीडियम की अब कमी हो गई है, वो न्यूट्रिशन उतना मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से वो उतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर पाए। इसीलिए न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बेटा, वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होती है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट की वजह से यहाँ पर क्या आता है, ये स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। एंड इसके लिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, W2 इज इक्वल टू W0 ERT। तो यहाँ पर क्या रखा है, WT क्या होता है, ये आपका फाइनल साइज है, साइज में इंक्रीमेंट की बात करी जा रही है, फाइनल साइज है, और ये वाला साइज जो होता है वो इनिशियल साइज होता है जब स्टार्टिंग फेज थी तब, है ना। उसके साथ में ये ग्रोथ रेट हो जाती है, ये टाइम फॉर T फॉर टाइम हो जाता है कि उस ग्रोथ के अंदर टाइम कितना लिया गया है। तो ये हो जाता है, ठीक है। और ई तो आपको पता ही कि ये बेस होता है लॉगरिथम्स का, है ना, तो ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट इज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो होता है वो एस शेप्ड होता है, वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपके पास में
लैग फेज आता है, यहाँ पर आपके पास में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज आता है, एंड जो है आपके पास में आता है यहाँ पर स्टेशनरी स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास में एस शेप्ड कर्व आता है, एस शेप्ड कर्व को अपन सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोल रहे होते हैं। तो धीरे धीरे जो स्लो ग्रोथ होती है, यहाँ पर स्लो ग्रोथ होगी, यहाँ पर बहुत फास्ट होगी, और यहाँ स्टेबल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है। देखो यार, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है कि टोटल ग्रोथ कितना हुआ, टोटल ग्रोथ कितना हुआ वो हम बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब नेट ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल ग्रोथ कितना हुआ। रिलेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास में दो लीव्स थी, है ना, लीफ नंबर ए एंड लीफ नंबर बी, दोनों के अंदर ही जो आपका ग्रोथ हुआ, दोनों के अंदर ही ग्रोथ हुआ वो 5-5 सेंटीमीटर से हुआ, 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर से इनका ग्रोथ हुआ। तो अगर 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर से इनका ग्रोथ हुआ है, और इनिशियली अपन मान के चले, इनिशियल इनका कितना साइज था, कितना उनका था, मतलब ग्रोथ था, तो इनिशियली इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, और इसका इनिशियली 50 था, तो 50 से 5 और बढ़ गया, इसमें 5 में और 5 बढ़ गया, ऐसा। तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव इज कि अभी टोटल अभी ग्रोथ कितना हुआ है, और अपॉन इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था। तो अगर हम ए लीफ के लिए निकालें तो 5 अभी हुआ है रिसेंट में, और 5 इनिशियली था, तो 1 आएगा। दिस इज द रिलेटिव ग्रोथ, रिलेट कर रहे हैं हम, पहले से अब की ग्रोथ को रिलेट कर रहे हैं। एंड बी के लिए अपन क्या करेंगे, 5 हमारे पास अभी ग्रोथ हुआ है, और इनिशियली 50 था, तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। बट अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज दिस, कि पूरा टोटल ग्रोथ कितना हुआ है, जस्ट टेल मी दिस। ठीक है, टोटल ग्रोथ कितना हुआ, टोटल 5-5 ही हुआ है दोनों के अंदर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज द टोटल ग्रोथ, एंड रिलेटिव ग्रोथ इज इनिशियल अपन अमाउंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ हमारा हुआ है। सो दैट्स हाउ दिस इज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ द नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो देखो, सबसे पहले आपने बात करेंगे 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि आपके प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड थायरिन। ये पीजीआर जो होते हैं, अब इनके फंक्शन, इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, एनी वन ऑफ देम, जो भी तुमको आता है पांचों में से, जिसका भी तुम्हें आता है उसका तुम लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं बेटा, जिब्रेलिन का पूरा डिस्कवरी बताते हैं। जिब्रेलिन का डिस्कवरी डिनोटेड हम कैसे करते हैं, डिनोट GA1, GA2, GA3, जिब्रेलिक एसिड और GA3, जिब्रेलिक एसिड को ही अपन GA3 बोल रहे हैं, वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। GA3 को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। दे ऑल आर एसिडिक, ऑब्वियस सी बात है कि ये जिब्रेलिक एसिड साहब लिखा हुआ ही पड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट एंटाइटीज सच एज फंगी एंड अदर हायर प्लांट। अदर हायर प्लांट से अगर फंजाई से अपन बात करें, तो 100 जिब्रेलिन्स होते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं अब तक। 100 जिब्रेलिन्स को हमने खोजा अब तक। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें, तो जिब्रेलिन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट, है ना। अगर अपन फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, तो क्या फंक्शन है इसका, दे कैन कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक के अंदर लेंथ में इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दे आर केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस ऑल्सो। दे कॉज द फ्रूट सच एज एप्पल्स टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव देयर शेप। एप्पल का शेप, एप्पल को इलोंगेट करने में भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही में ये जो सेनेसेंस की फेज आती है, सेनेसेंस की फेज को ये डीले कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल क्या एप्लीकेशन है, एज द सेनेसेंस प्रोसीड इज डिलेड, है ना, तो फ्रूट जो होते हैं बेटा वो आपके लंबे टाइम तक रहेंगे, वो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, और मार्केट में भी वो लॉन्ग टर्म तक चलाए जा सकते हैं जिब्रेलिन का छिड़काव करने से। अगर हम देखें ब्रूइंग इंडस्ट्री में जिब्रेलिक एसिड GA3 को अपन माल्टिंग प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं। एंड शुगर केन जो होता है, एज शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स, स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन कॉजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम टू इंक्रीज। अगर शुगर केन की बात करें, तो शुगर केन के अंदर क्या होता है बेटा जी, आपको पता है कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर शुगर बहुत ज़्यादा इसने स्टोर करी हुई होती है। अगर मैं यहाँ पर आके जिब्रेलिन का छिड़काव कर दूं, तो इसकी स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हेंस कॉजिंग एन इंक्रीज इन द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन पर एकड़ 20 टन का इंक्रीमेंट यहाँ हो सकता है, राइट। एंड देन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेलाइन कॉनिफर्स कैन बी
hastened by spraying with gibberellins resulting in the early seed production. अगर हमें अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाना है, जल्दी सीड बनवाना है, तो ऑब्वियसली हम जुबरेलिन जिब्रेलिन का छिड़काव कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रमोट द प्रोसेस ऑफ बॉल्टिंग इन बीट रूट्स में बॉल्टिंग के प्रोसेस को बढ़ाना, कैबेज जो पत्ता गोभी होती है उसमें बढ़ाना, बॉल्टिंग इन द इंटरनोड एलोंगेशन ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग प्रोसेस, इसमें भी इंक्रीमेंट करने में काम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एब्सिसिक एसिड नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन. तो देखो यार, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टिमुलेटिंग द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. जब प्लांट ऐसी मुसीबत वाली सिचुएशन में होता है, जब उसके पास पानी की कमी होती है, तो आप सोचो ज़रा सा कि अगर लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो स्टोमेटा छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उड़ाने के काम आ सकते हैं. वो पानी को उड़ा देंगे, है कि नहीं, भाप बना के उड़ा देंगे पानी को. पोर्स जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, राइट, तो वो एपिडर्मिस से पानी को उड़ा देंगे. लेकिन इन स्टोमेटा को, अगर ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हमें पानी कम है, तो इन स्टोमेटा को बंद रखना ही बेहतर माना जाएगा ताकि इस पानी को हम सेव कर सकें. तो ये काम करता है एब्सिसिक एसिड का. एब्सिसिक एसिड जो आएगा वो इसको स्टोमेटा को क्लोजर करवाने में काम आता है. एंड रेजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस. प्लांट का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है पानी की कमी, तो इससे टॉलरेंस करवाने के लिए एब्सिसिक एसिड बहुत काम आता है स्टोमेटा को क्लोज करने में. Hence, it is called as a stress hormone. Abscisic acid is responsible for promoting seed dormancy. अगर अपन seed dormancy को promote करना चाहते हैं तो ये कर सकता है, thereby ensuring the germination of seed during the favorable condition. Favorable condition mean germination of seed को भी promote करता है. ये help करता है कि seeds to withstand dissection and induce dormancy towards the end of the growing season in the plant, है ना. तो ये डॉर्मेसी को इंड्यूस करने का काम करता है, देयर बाय प्रोमोटिंग एब्सिशन ऑफ द फ्रूट लीफ एंड फ्लावर, है ना. इनके भी एब्सिशन में काम आता है, फ्रूट लीफ एंड फ्लावर के. तो ये इस वजह से हम इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. नेक्स्ट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट आर ओपन. ग्रोथ भी ओपन होती है, डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है, कमेंट करेंगे. तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कैसे ओपन होते हैं हायर प्लांट में? तो एबिलिटी ऑफ हायर प्लांट टू रिटेन द कैपेसिटी टू हैव द इनडिफिनिट ग्रोथ throughout their lifespan is because of the presence of the meristem at specific location of their body. आपको पता है कि ये स्टेम जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. उसके पास थोड़ा ना ऐसा होता है कि भाई पर्टिकुलर टाइम है, यहीं तक ही ग्रो करेंगे, इसके बाद ग्रो नहीं करेंगे. प्लांट हमेशा अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए हम इनकी ग्रो को ओपन ग्रोथ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिविजन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिविजन करेंगे. और अगर वो बहुत ज़्यादा डिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास में कैपेसिटी डिवीजन करने की बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा डिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा सेल इकट्ठी होती जाएंगी, और वो क्या करती जाएंगी, सेल्स जितनी ज़्यादा इकट्ठी होती जाएंगी वो अपनी हाइट इंक्रीज करती जाएंगी. तो कुछ इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं ओपन ग्रोथ. एंड उसके साथ साथ में अपन बात करें डिफरेंशिएशन की, है ना, तो डिफरेंशिएशन को भी अपन ओपन बोल देते हैं. तो यहाँ पर अपन बात करें कि द सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना. तो ये तो हमने कर लिया. दिस इज वाई द ग्रोथ इज हायर प्लांट इन ओपन. A few of these cell undergo differentiation always subsequent to a few round of cell division. आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं बेटा, वो जब परमानेंट सेल में बदलती हैं तो उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. अभी हम करके आए हैं. तो जितना मेरिस्टेम बनता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी सेल्स आएंगी उसमें से, मतलब जितना मेरिस्टेम बनता जाएगा उसमें से परमानेंट भी तो बनेंगे ना. सारे थोड़े ना मेरिस्टेम बनते जाएंगे. मेरिस्टेम में से कुछ सेल्स होंगी जो परमानेंट भी बनेंगी. तो ऑब्वियसली बात है अगर मेरिस्टेम बढ़ रहा है तो परमानेंट भी बढ़ेगा, और अगर मेरिस्टेम से परमानेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि क्या बढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है. तो डिफरेंशिएशन भी कैसा है, ओपन हो गया. हायर प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन हो गया, ग्रोथ भी ओपन हो गया थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. बोथ शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट कैन फ्लावर साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्लेस. शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट कैन प्रोड्यूस फ्लावर एक गिवन प्लेस के अंदर. तो इन अ फ्यू प्लांट्स फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डार्क एंड लाइट पीरियड्स. हमको पता है कि लाइट और डार्क पीरियड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ्लावर कब आएगा. तो इसीलिए उसके चक्कर में हमने शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट को डिवाइड किया है. तो बोथ द लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट कैन फ्लावर एट द सेम प्लेस विद द कंडीशन बीइंग दैट दे आर सप्लाइड विद सफिशिएंट फोटो पीरियड. अगर हम उनको उनका जितना भी सफिशिएंट फोटो पीरियड है उसको वो प्रोवाइड कर दें उसी एक सेम प्लेस पे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों ही एक साथ ही उसी टाइम पर हमें फ्लावर दे सकती हैं, वो फ्लावरिंग कर सकती है, उसी फोटो पीरियड का सफिशिएंट फोटो पीरियड देने पर वो फ्लावरिंग कर सकती है। सो दैट्स हाउ वो लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू इंड्यूस द रूटिंग इन अ ट्विग। अगर आपको बेटा रूटिंग को आपको इंड्यूस करवाना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? इसके लिए आप ऑक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सिन जो होते हैं ना, उनका फंक्शन होता है कि जो टहनियाँ होती हैं उनकी रूटिंग रूटिंग इन द ट्विग्स इनमें करवाना, तो इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन सॉरी क्विकली राइपन अ फ्रूट। क्विकली राइपन अ फ्रूट जो हम बात करें, अगर फ्रूट को बहुत जल्दी पकाना है हमें, तो हम बोल देंगे इथाइलिन, और उसका उल्टा काम कौन करता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वो थोड़ा देरी से उसमें उसको फ्रूट को गलने नहीं देता है, बचाए रखता है। इथाइलिन बहुत जल्दी जल्दी पका देता है फ्रूट को, तो इथाइलिन और जिब्रेलिन एक दूसरे के एंटी होते हैं ना, उल्टा काम करते हैं। तो ये क्विकली राइपन ऑफ द फ्रूट वो कौन करेगा? इथाइलिन। डीले लीफ सेनेसेंस, तो लीफ सेनेसेंस को डीले करने में बेटा जी साइटोकाइनिन काम आता है। साइटोकाइनिन्स ये आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड में अगर कोई ग्रोथ करवाए तो बच्चों इसमें कौन हेल्प कर सकता है? एक्सिलरी बड के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवीजन करेंगी, और बहुत ज़्यादा डिवीजन करेंगी तो उसमें ग्रोथ इंड्यूस हो जाएगी। बड के अंदर ग्रोथ को इंड्यूस करवाना, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा डिवीजन करवाना। डिवीजन करवाना कौन से हार्मोन का काम होता है? साइटोकाइनिन, इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्ट रोजेट प्लांट। रोजेट प्लांट की बोल्टिंग करवाने में आपको अभी भी बताया था कि जो जिब्रेलिन होता है वो बोल्टिंग करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन द लीव्स। ये तो आपको अभी भी बताया कि लीफ में जो स्टोमेटा को क्लोज करवाना होता है तब ABA एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आगे बात करते हैं कि वुड अ डिफोलिएट प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियडिक साइकिल? वाई? देखो यार, डिफोलिएटेड प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें लीफ नहीं है, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा फोटो पीरियडिक साइकिल के लिए? तो आपको बता दूं, जो फोटो पीरियोडिज्म होता है वो लीफ की वजह से तो होता है, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, ये बिकॉज ऑफ लीफ ही होता है। अगर डिफोलिएटेड प्लांट है जिसमें लीफ ही नहीं है तो डिफोलिएटेड प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा फोटो पीरियडिक साइकिल के लिए? दिस इज बिकॉज लीफ ही तो साइट होती है ना, लाइट इंटेंसिटी को एक्सेप्ट करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की साइट कौन है? लीफ ही तो है। अगर लीफ ही नहीं है तो फिर काहे का फोटो पीरियोडिज्म, कहाँ कहाँ डार्क इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी का कैसे, मतलब हम बोल ही कैसे सकते हैं कि ये प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है? ये बिकॉज हम इसीलिए बोल रहे हैं कि वो लीफ जो है वो पर्टिकुलर साइट है जहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, राइट? तो इसीलिए बोल सकते हैं कि डिफोलेटेड प्लांट कभी भी फोटो पीरियोडिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ GA3 मीन्स जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग। राइस सीडलिंग के ऊपर GA3 अप्लाई किया जाए तो राइस सीडलिंग विल शो इंटरनोड इलोंगेशन। आपको पता है कि इलोंगेशन जब होता है ना इंटरनोड का, तब जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे मैं आपको बताया शुगर केन जो होता है ना, शुगर केन, जैसे शुगर केन का आपने देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर नोड्स लगे होते हैं। इन दो नोड्स के बीच में आपने देखा होगा कभी भी शुगर के गन्ना देखा है, गन्ने के ऊपर जो होता है ऐसे नोड्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पे। दो नोड्स के बीच का स्पेस इंटरनोड होता है। उस गन्ने को और भी हमें लंबा बनाना है तो हमें जिब्रेलिन का छिड़काव करना पड़ेगा। जिब्रेलिन जाके इन नोड के बीच का जो स्पेस विच इज कॉल्ड इंटरनोड, ये इंटरनोड अगर इंक्रीज होता है तो वो जिब्रेलिन के छिड़काव की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इंटरनोड इलोंगेशन अगर करवाना है राइस सीडलिंग के अंदर, राइस सीडलिंग में अगर अपन जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे, अप्लाई करेंगे जिब्रेलिन को, तो ये इंटरनोड इलोंगेशन हो जाएगा एंड हेंस एन इंक्रीज इन हाइट विल बी ऑब्जर्व्ड इफ जिब्रेलिन 3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग। ठीक है, तो इंक्रीज इन हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिवाइडिंग सेल्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। ऐसी सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करना स्टॉप कर दी है तो क्या होगा? व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ अगर डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएट करना स्टॉप कर दे तो क्या होगा? मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी जो परमानेंट बन रही थी, अगर वो परमानेंट बनने की बजाय सिर्फ मेरिस्टेम ही बनती रहे, वो सिर्फ डिवीजन ही करती रहे, तो क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं कि इफ द डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग different plant part, the different plant parts such as the stem, leaf will not form। obvious सी बात है, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, स्टेम बन रहा है, लीफ बन रही है, ये बाकी के पार्ट्स बन कहाँ से रहे हैं? ये परमानेंट टिश्यू आया तभी तो बन रहे हैं ना, विदाउट परमानेंट टिश्यू थोड़ा ना बन जाते ये पार्ट। तो ये पार्ट ही नहीं बनेंगे, सिर्फ डिवाइड ही डिवाइड करता जाएगा प्लांट, है ना। आगे चलते हैं, रोटन फ्रूट गेट्स मिक्सड विद अनराइप फूड।
ऐसे फ्रूट जो कि आपके पास अनराइप्ड हैं, बिना पके हुए हैं और एक सड़ा गला फ्रूट आप लाके रख दो, तो फिर क्या होगा? तो आपने देखा होगा, बचपन से देखते आए हैं कि अगर अपने पास में फलों की टोकरी है जिसमें सारे के सारे फल बहुत अच्छे हैं, बहुत अनराइप्ड फ्रूट्स हैं, हम मान के चलें, है ना? या फिर बहुत एकदम सही फ्रूट है, उसके अंदर मैं लाके कोई सड़ा गला फ्रूट छोड़ दूँगी, तो वो सड़े गले की संगति तो आएगी ना। इसी में कहानी भी चलती थी, संगत बुरी, बुरी संगत बुरी बलाए, कुछ काइंड ऑफ दैट, है ना? संगति जो होती है वो अपना असर दिखाती है, दैट्स हाउ, है ना? तो उसको, उसमें कहानी भी हम पोर्ट्रे करते करते थे बचपन के अंदर। तो वही चीज़ है कि अगर रोटन फ्रूट को लाके मिक्स करोगे अनराइप फ्रूट के साथ में, तो आपको पता है कि रोटन फ्रूट जो होता है वो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इथाइलिन को जनरेट कर रहा होगा, रोटन फ्रूट से इथाइलिन निकल रहा होगा, और इथाइलिन तो एक गैसेस हार्मोन होता है, तो ये निकलेगा और ये जाके आपके किसके ऊपर आ जाएगा? अनराइप फ्रूट के ऊपर आ जाएगा, और प्रोसेस ऑफ राइपनिंग जो होती है ना, वो अनराइप फ्रूट की राइपनिंग होने लग जाएगी, वो भी पकने लग जाएंगे फटाफट, है ना? और हो सकता है वो गल भी जाएं, सड़ भी जाएं, तो वो इथाइलिन जनरेट करने लग जाएगा, ठीक है? आगे, यू फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन कल्चर मीडियम, अगर तुमने कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन ऐड करना भूल गए तुम, तो फिर क्या होगा? तो देखो यार, साइटोकाइनिन काम आता है सेल डिवीजन के लिए। अगर मैं साइटोकाइनिन डालना भूल गई हूँ, तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो कि डिफरेंसी, सेल डिवीजन होगा तभी तो डिफरेंशिएशन भी होगा ना, क्योंकि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड नहीं करेंगी तो आगे जाके परमानेंट सेल बनेगी कैसे? और अगर परमानेंट सेल नहीं बनी तो मेरिस्टेम से परमानेंट बनने वाला यानी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी एंड स्लो हो जाएगी ग्रोथ, राइट? यही होगा आगे जाके, तो और कुछ भी नहीं होगा। सो दैट्स हाउ, है ना? यही चीज़ होगी। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा सोल्यूशन होता है इस चैप्टर का ख़त्म। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। आपके एनसीईआरटी से भी रिलेटेड हैं काफ़ी सारी, एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशंस हैं, तो एनसीईआरटी की कोई भी बात आपको छोड़नी नहीं है, हर वीडियोस आपको देखने हैं। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक। नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, एंड आपके डाउट्स के सॉल्व करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आपको ज़रूर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।